नमस्कार दोस्तों, BIS एकेडमी पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी टेट 2018 का है ना 2018 का क्वेश्चन पेपर लेके आपके समक्ष प्रस्तुत है और हम देखेंगे बाल विकास के 30 क्वेश्चनों को। ये 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं आपसे फिर कहता हूँ, सन 2011 से लेके जब से टेट का पेपर हुआ 18-19 तक का जो इतना सारा पेपर है, आप उसको एक बार बना लें। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेते तो आपको विषय वस्तु की अच्छी समझ हो जाती है। और वो सारे कंसेप्ट बार बार एग्जाम में पूछे, नए कंसेप्ट कहाँ से आएंगे भाई? सारे के सारे कंसेप्ट जो होते हैं ना, वो रिपीट होते रहते हैं। बस आपको करना क्या है, उनको ध्यान से देख लेना, सुन लेना, समझ लेना, उस पर मनन चिंतन अनुशीलन कर लेना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, देखो क्वेश्चन दिया, कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक है ना, सीखना क्या है? तो संज्ञानात्मक संकार्य। भाई कोलर के अनुसार सीखना क्या है? एक संज्ञानात्मक संकार्य। इसका एक ऑप्शन होगा 3। अब कोहलर के जो अनुसार इन्होंने कहा ना कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है, मतलब कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, इनके अनुसार, ठीक है, सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। कोहलर ने बताया था ये चीज़। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या दिया, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ कहाँ से किया जाना चाहिए? भाई आपको सबको पता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दो, है ना। अक्षर व शब्दों के मध्य सहचर से, यानी कि पहले हम अक्षरों को बनाना सीखेंगे। अक्षरों को बनावट कहते ना, मतलब पहले वर्ड को बनाएंगे, फिर धीरे धीरे वर्डों से मिल को हम शब्द बनाएंगे, मतलब शब्द पहले अक्षर को बनाना सीखेंगे, फिर शब्द को, फिर मेनी मोर, है ना। तो ये किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो अक्षर व शब्दों के मध्य सहचर से। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? अब आपको पता है समावेशी जो शिक्षा होती है ना, इसमें दोनों छात्र, जो निःशक्त बच्चे होते हैं, किसी भी रूप से विकलांग वगैरह होते हैं, या फिर है ना सामान्य बच्चे। तो समावेशी का मतलब सम्मिलित रूप से, ये आप जान लो, और सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र शामिल होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ये इसका आंसर देखिए आप, क्या दिया है, अधोलिखित में गणित, भाई गणना दोष है, गणना दोष की जो दिक्कतें होती हैं वो आप गणित की जो अक्षमता है वो मेंशन करते हैं, तो आपका 4 का क्या आंसर हो जाएगा? आपका ये गणना दोष हो जाएगा। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन, अच्छा आप इसका आंसर एक बार सोचो भाई, क्या होगा बताओ। मेरे अकॉर्डिंग संवेदनशीलता सही है, आंसर भी यही दिया है, आयोग ने आंसर भी माना था संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो संवेदनशीलता आवश्यक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 में क्या देने, इनमें से कौन सा संवेग का तत्व नहीं? आप बताओ तो इसको, इसका आंसर आप बताओ मुझे, आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई, क्या होगा इसका आंसर? तो ये संवेदी होगा। संवेदी कोई एक संवेग का तत्व नहीं होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 कह दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है संज्ञानात्मक क्षेत्र का, और ये इंपॉर्टेंट है आपके 2021 के टेट के लिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्या दिया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूँ, इसका जो आंसर होगा ना, आपका क्या होगा बता दो, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन। ये क्रम होता है। ज्ञान के बाद अवबोध होगा, अवबोध के बाद अनुप्रयोग होगा, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण होगा, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, और उसके बाद मतलब संश्लेषण फिर मूल्यांकन, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, एक बार आप देख लेना इसको। बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। याद आया? कुछ याद आया कि नहीं याद आया? कौन कौन से क्षेत्र है? बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। कौन कौन से थे वो? संज्ञानात्मक था पहला, दूसरा क्या था? भावात्मक, और तीसरा था मनो, है ना, मनोगत्यात्मक था भाई। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, तो 3 में बांटा था उन्होंने, और ये इन्होंने 1956 में बताया था, है ना। और इनके उद्देश्य को 6 क्रम में विभाजित करके व्यवस्थित किया था। पहला था ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, अच्छा
अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे भाई। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है तो स्वेच्छाचारी, ये विशेषता नहीं होती है। अच्छा, स्वेच्छाचारी होता क्या है? तो स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। अच्छा, क्यों नहीं होती है? प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मकता, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए, ना कि स्वेच्छाचारी, मनमानी नहीं होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा इसका ऑप्शन क्या होगा भाई? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आएगा भी। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बताओ भाई, किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्रूम। इन्होंने गलत लगाया आंसर, भाई साहब ने काट दो इसको। विक्टर ब्रूम होगा। कौन होगा? विक्टर ब्रूम ने। अब विक्टर ब्रूम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा के संबंध में ना विक्टर ब्रूम ने 1964 में प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्य, आवश्यकताओं, मूल्य, कुशलताओं, योग्यता तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। ये इन्हें विक्टर ब्रूम ने कहा था। कब? 1964 में। फिर से ध्यान दे दो, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा सिद्धांत क्या था? तो वो था सभी व्यक्ति अपने उद्देश्य, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। किसने कहा? विक्टर ब्रूम ने कहा। कब कहा? 1964 में कहा। और इसको अभिप्रेरणा के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? विक्टर ब्रूम ने दिया था। कब? 1964 में। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। यहाँ दिया है ना, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? आप लोग आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, ये इन्होंने गलत लगा दिया, सूचना प्रक्रियाकरण होता है। ठीक है, सूचना प्रक्रियाकरण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 11 दिया है, कौशल के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? हस्तांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, भेजना, है ना। कौशल के हस्तांतरण, कौशल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होना क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो हो जाएगा कौशल हस्तांतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। कौन सा उपयोगी है? तो ये हो जाए, कौशल हस्तांतरण एक गति होती है, ना कि उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण का, ये तो आप बता दो भाई, आप लोग बता दो, मन में सोचो, मैं रुकता हूँ फिर बताना, है ना। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो निगमन से आगमन, नहीं, निगमन से आगमन की ओर ये नहीं होता है। सरल से कठिन की ओर शिक्षण का सूत्र है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी दृश्य से अदृश्य की ओर, सारा का सारा ये सिर्फ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? बताएं भाई, आप लोग आंसर इसका बताएं, है ना। 13 का आंसर बताएं तो योजना बनाना। पहला योजना तो बनाएंगे भाई, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग बता दीजिए फटाफट। अन्वेषण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आएगा भी और आ भी सकता है। ठीक है, अन्वेषण क्या होता है? अन्वेषण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक सुधारों को ने दिया क्या? शैक्षिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रण तभी संभव होगा जब तीनों, आप तीनों को इसको कोलैप्स करना है आपको, है ना। ठीक है, क्या करना है? कोलैप्स। अच्छा, तो बताइए भाई क्या हो जाएगा? ABC दोनों, ABC तीनों हो जाएगा भाई। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब संभव होगा कब? जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक भी मौजूद हो, यानी कि तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, इनमें से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन, ध्वनि संवेदना। क्या हो जाएगा? ध्वनि संवेदना। ओके, पियाजे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जीन पियाजे भाई। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है?
चलो बता दो इसका प्रसंक्रियात्मक इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से, टेंशन नहीं लेना है ना। क्या होगा? सी, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी का मतलब 3 वाला, 2 से 7 साल। 2 से 7 साल का जो एज होता है ना, पियाजे ने इसे प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि माना है। क्या माना है? प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि माना है। अब पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, पता होगा, पता है ना कौन से? संज्ञानात्मक गामक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष का होता है, 0 से 2 वर्ष का होता है। प्रसंक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। ठीक है, यही पूछा है उन्होंने। फिर मूल संक्रियात्मक 7 से 11, फिर औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15। ठीक है, ये 4 अवस्थाओं ने जीएन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। निम्न में से कौन सी बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर दो आप लोग। बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ मुझे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये विशेषता नहीं होती है। इनमें से कौन वैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चोमस्की जो थे ये भाषा विकास से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक में सिद्ध किया था? अब ये तो पता है, सब लोगों को पता है, कॉमन सा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अधिगम के प्रयास एवं बोल में इन्होंने प्रूव किया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, गिरोह अवस्था की साइबर विलंब विकास के संबंधित है, सबको पता है ना, गिरोह बना के चला करते थे तुम लोग, है ना। क्या हो जाएगा? सी वाला, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग सोचें, समझें और बताएं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रिय अवस्था होता है, मूर्त संक्रिय अवस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन से शामिल नहीं होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। निम्न में से अधिगम योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन से शामिल नहीं होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ना, विषय वस्तु का स्वरूप होगा। एकदम 100% सही है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन से? भाई आप लोग सोच के बताएं। तो सहायता, परक व्यवहार, ये सामाजिक मूल्य होता है। प्राथमिक लक्ष्य नहीं होता है, मूल प्रवृत्ति नहीं होती, आक्रामकता की आवश्यकता, ये सब नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 25, पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 25, पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो हो जाएगा स्वतः शोध के। क्वेश्चन नंबर 26, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसने कहा था? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसने कहा था? चलो ये कन्फ्यूजन था थोड़ा सा, लेकिन जो ये ग्राफ था ना, यह कथन गेट्स व अन्य के हैं, और इसमें ना बवाल भी हुआ था, मामला यूपी टेट का कोर्ट में गया हुआ था, जहाँ तक मुझे पता है, याद है इस क्वेश्चन को लेके। लेकिन एक चीज़ है कि गेट्स, हाँ, यह कथन गेट्स का था, फिर आयोग ने आंसर नहीं सही किया था, बवाल भी हुआ था। ये अभी जान लो ना, यहाँ पे गेट्स, ये चारों ऑप्शन गलत है, गेट्स होगा यहाँ पे, गेट्स व अन्य ने, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 का, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? चलो शामिल नहीं है तो भाई तर्क नहीं शामिल है, नहीं, सॉरी, ये थॉर्नडाइक के अधिगम में कौन से शामिल नहीं है? तो सहचरात्मक अस्थानांतरण, ये वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थानांतरण का नियम शामिल नहीं, और शामिल अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सब का सब थॉर्नडाइक के नियम में शामिल था, लेकिन ये सहचर्यात्मक अस्थानांतरण का नियम नहीं शामिल था। क्वेश्चन नंबर 28, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 28 का बता दो, आंसर बताओ। तो इसका बी हो जाएगा, व्यवहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 29, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है? बताएं, आंसर बताएं।
है ना? नहीं, अच्छा इसका नहीं। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया ना, व्यवहार पर बल देती है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर, ये क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 भाई। तो क्या हो जाएगा इसका? आप आंसर बताए ना, नैमित्तिक अनुबंधन होता है, नैमित्तिक अनुबंधन ये वाला, है ना? अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बता दीजिए हमें। निम्न में से कौन सा अधिगम्य की एक विशेषता नहीं है? पेपर आया हुआ है और क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं, ठीक है। बताइए, एक विशेषता नहीं है तो ये जो होगा ना, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये विशेषता नहीं है और सारा का सारा है, ठीक है। दोस्तों एक बात पे बोलूँगा, जितनी सॉल्व करा रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक सुन लो, एक दो बार सुन लो इसको। और 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 सबका सॉल्व करा दूंगा। एक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसको देख लो। बाय गॉड कहता हूँ, पेपर अगर आएगा ही बाल विकास का, ईबीएस का, हिंदी का, मैथ का, सबका सॉल्व कराऊंगा। अगर आएगा ना तो 25, 30 में से 24, 22, 21 कोई रोक नहीं पाएगा किसी हालत में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।